कहीं भी घुमाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये कहता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है ए से बी, अगर उसके एक मोल में कितनी एनर्जी रिलीज या गेन हो रही है उसी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि मेरे पास ए से क्या हो रहा है, बी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है, तो यहां से यहां तक बनने में कितनी एनर्जी गेन या लूज कर रहा है इसी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करता है। बट आपको ध्यान रखना कि ये कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल के लिए। वही कहता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज 1 मोल ऑफ कंपाउंड is formed by its constituent element in their free natural state. It is known as enthalpy of formation. या तो मैंने पिछली क्लास में कहा था जो नेचर में फ्री या आपको जो है कि ऐसे एलिमेंट जो नेचर में फ्री पाए जा रहे हैं या फ्री स्टेट में पाए जाते हैं उनको हम लोग कह देते थे, उनकी जो इंथैल्पी होती थी वो 0 लेते थे। ओके, फिर हमने कहा कि भाई अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, जैसे H2 आपको मैंने वहां बता दिया था, हम यहाँ पे बात करें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच जाने में कितनी एनर्जी उसने गेन या लॉस किया, किसके लिए, 1 मोल के लिए। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह देते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि सर ठीक है, मुझे पता लग गया कि कितना इनिशियल में था, यहाँ पे मान लो 10 था, यहाँ पे 15 था, तो कितना चेंज आया, इसी को कह देते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि सर फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि बेसिकली आपको प्रोडक्ट के बारे में कहेगा, फॉर्म किस क्या चीज होगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे कहेगा कि प्रोडक्ट का कितना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि एक कोई गैस लिया, देखिए मैंने इसको 1 मोल लिया, अगर 1 मोल नहीं है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे भी कि कैसे इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। ओके, यहां से हमने ये सीखा कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है H2 प्लस हाफ O2, आप चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे H2 गैस प्लस O2 गैस और आपके पास क्या हो जाएगा 2H2O। लेकिन हमने ऐसा नहीं लिया, क्यों, क्योंकि हमने आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताया किसके लिए, 1 मोल के लिए। तो इसीलिए हमने क्या करा कि इसको जो है हमने 1 मोल करने के लिए इसको हमने कितने से डिवाइड कर दिया, 1/2 से, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, H2O जो है यहाँ पे बन गया। ओके, अगर हमारे पास H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O का फॉर्मेशन हो गया, तो ये बेसिकली आपका कितना मोल है, 1 1 मोल। अब इसी का बनने में कितना आपको इंथैल्पी यानी कि चेंज ऑफ इंथैल्पी कितना लगा। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो डेल्टा एच आर जो है वो होगा कुछ वैल्यू का, हमने अभी वैल्यू नहीं लिया, हमने कहा कि भाई कुछ होगा डेल्टा एच आर। कहता है कि डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ H2O। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर मैं किसी रिएक्शन का डेल्टा एच आर लिखूं तो डेल्टा एच आर क्या होता है, मैंने आपको बताया था एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यही तो बताया था। ओके, अच्छा मैंने कहा था कि प्रोडक्ट का एंथैल्पी कितना हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आपको मैंने कहा था कि जो फ्री स्टेट में होते हैं H2O2 Cl2, इनकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। यहां से हम लोग कह सकते थे कि डेल्टा एच आर, H2O नीचे क्यों आया सर? सर ऊपर भी तो आ सकता है ये। क्या बोले सर जो आपने H2O लिखा है सर, H से नीचे, सर ये ऊपर भी तो आ सकता है। H2O ये यहाँ ऊपर, ये सर इसके बराबर में भी तो आ सकता है। नहीं ये मैंने बेसिकली बताया कि हम किसका एंथैल्पी ले रहे हैं। ओके सर। ये जो है बेसिकली आपको मैं बता रहा हूं कि किसका एंथैल्पी हम लोग जो है ले रहे हैं, ये चीजें जो है मैंने आपको बताया। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने क्या करा कि इसकी जो है एंथैल्पी क्या हो गई, ये हो गया। ओके,
अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एच आर इक्वल टू एच यानी कि 2 हो गया। इसी चीज को यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है क्योंकि हमारा बन रहा है, तो डेल्टा एच एफ इक्वल टू कितना हो गया, एंथैल्पी ऑफ H2O। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई डेल्टा एच आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो डेल्टा एच एफ। यहाँ पे डेल्टा एच आर का मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फॉर्मेशन। सॉरी ये रिएक्शन है तो रिएक्शन हो जाएगा, एच आर लिए है तो ये क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन। दूसरा डेल्टा एच एफ क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, अब इस प्रकार से हमने क्या करा कि यहाँ पे जो हमने लिख लिया कि अगर किसी भी रिएक्शन का, अगर आपको रिएक्शन का जो एंथैल्पी दिया रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बस याद रखना, इसका हम कई बार क्वेश्चन में जो है इसका यूज करेंगे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वे में। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे डेल्टा एच दिया है, इसका मतलब है इस रिएक्शन का दिया है, आपको वो डायरेक्टली नहीं दिया डेल्टा एच रिएक्शन का। उन्होंने कहा कि भाई ये रिएक्शन यहाँ पे कुछ एनर्जी थी और यहाँ आते आते इसकी कुछ एनर्जी का जो चेंज है वो आपको कितना दिया हुआ है, -400 किलो जूल दिया हुआ है। अब ये अगर ये डेल्टा, मैं इसको डेल्टा एच आर लिख सकता हूं क्या, क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई रिएक्शन का ही, क्योंकि ये यहां से यहां तक लग जा रहा है, 1 मोल है तो 1 मोल है, तो इसका जो डेल्टा एच है वो डेल्टा एच आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सर है इसको इंथैल्पी, हाँ जी बोलिए बोलो। सर इसको HRF क्यों लिया सर? अभी लेंगे ना, धीरे धीरे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि डेल्टा एच आर जो है किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्या हम इसको डेल्टा एच आर को हम डेल्टा एच एफ भी लिख सकते हैं क्या, तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा एच एफ इक्वल टू -400 किलो जूल हो जाएगी। तो मैं यहां से डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन किसका कितना लिख सकता हूं, -400। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया क्योंकि जो फॉर्मेशन कर रहे हैं किसका, CO2 का। अगर जिनको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूं, क्या मैं डेल्टा एच एफ इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिख सकता हूं, या मैं इसको डेल्टा एच एफ भी लिख सकता हूं। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है किसका है, प्रोडक्ट का है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, CO2। तो यहां से मैंने लिखा कि डेल्टा एच एफ फॉर किसके लिए, CO2 के लिए, माइनस, आपको मैंने कहा था कि अगर फ्री स्टेट में हो, कार्बन सॉलिड है, यहाँ पे आपको नहीं दिया है तो हम इसका 0 ले लेंगे। अगर डायमंड रहता तो हम 0 नहीं लेते, इसकी कुछ वैल्यू आपको दी हुई रहती है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। तो हम यहां से लिख सकते हैं डेल्टा एच एफ CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहां से हमने जो इस प्रकार से लिखा, इसीलिए हमने डेल्टा एच एफ की वैल्यू कितनी ले ली, -400। और आपको पता है कि डेल्टा एच एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच के, इसलिए यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 किलो जूल आ जाएगी। क्योंकि सर यहां से आप समझाना क्या चाह रहे हो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर किसी रिएक्शन का आपको इंथैल्पी दिया हो तो आप फॉर्मेशन निकाल सकते हो, रिएक्शन निकाल सकते हो। जनरली डेल्टा एच जो होगा वही आपका रिएक्शन होगा, लेकिन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि अगर वो 1 मोल ना दिया हो तो हम उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे हमारे पास अब देखिए चेंज हुआ, हमारे पास डेल्टा एच आर दिया हुआ है 44 किलो कैलोरी। क्या यहाँ पे आपका जो फॉर्मेशन है वो कितना मोल है, 2 मोल। 2 मोल। अब मुझे बताइए कि मैंने क्या कहा था, डेल्टा एच एफ जो निकलेगा वो कितने मोल के लिए निकलेगा, 1 मोल। 1 मोल के लिए। अच्छा मैं यहां से ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, कि मेरे पास क्या हो जाएगा कि डेल्टा एच आर इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कितना है, 2 टाइम्स ऑफ HCl है, तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ HP।
माइनस, तो यहाँ पे आपको HCl भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की जगह पे हम HCl भी लिख सकते हैं। जब हमारे पास एक ही है तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा, लेकिन रिएक्टेंट में फ्री स्टेट में पाया जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 0। और डेल्टा HR की वैल्यू कितनी है, -44 किलो कैलोरी। तो क्या यहाँ से HP की वैल्यू -22 किलो कैलोरी लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। तो यहां से हमारे पास क्या पता लग गया कि 1 मोल यही HP जो है डेल्टा HR फॉर्मेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, क्योंकि यही तो बना होगा। फॉर्मेशन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो यहाँ पे डेल्टा HF फॉर HCl वो कितना आ गया, -22 किलो कैलोरी। यहां से हमने क्या निकाल लिया, डेल्टा HF HCl इक्वल टू -22 किलो कैलोरी। ठीक है, आपको ना हाँ जी वरुण बोलिए। सर इसमें डेल्टा HF और सर डेल्टा HR में क्या अंतर है सर? ओके, डेल्टा HR का मतलब होता है पूरे रिएक्शन का। हम इनिशियल में कितनी एनर्जी थी, प्रोडक्ट में कितनी जो है, मतलब पूरे रिएक्शन के दौरान उसकी कितनी चेंज हुई, इसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फॉर्मेशन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे ऐसा इसलिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो फ्री स्टेट में बात हो रहा है। इसका मतलब है इसको कोई भी एनर्जी आप दे नहीं रहे हैं। हाँ जी बोलिए किशोर। सर ये डेल्टा HP की वैल्यू -44 है। हाँ, ये डेल्टा HP की वैल्यू नहीं है, डेल्टा HR की वैल्यू है। सर ये क्या सभी में यही रहेगी, इतनी रहेगी? फिर से पूछेंगे। सर ये वैल्यू क्या इतनी ही रहेगी कि इसमें ही होगी? अब ये चेंज कर सकते हो, अलग अलग जगह अलग अलग इक्वेशन की अलग अलग वैल्यू होगी, सभी के लिए सेम थोड़ी होगी। यस सर। ओके, तो यहां से हमने क्या निकाला कि डेल्टा HF की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -22 किलो कैलोरी होगी। हाँ जी बोलिए वरुण। सर जैसे आपने डेल्टा HR का भी सर वही आंसर निकाला और सर डेल्टा HF का भी वही आंसर निकाला, नहीं, तो सर इस ये बार कैसे? देखिए, यहाँ पे हमने कहा कि ये जो है ना डेल्टा HR रिएक्शन है, ठीक है। यस सर। हमने इसलिए ऐसा लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल में HR है, लेकिन हमने कहा कि भाई मुझे तो क्या है, डेल्टा HR की जो वैल्यू होगी वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगी। इसीलिए हमने डेल्टा HR इक्वल टू डेल्टा HF ले लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट फ्री स्टेट में पाया जा रहा है। अगर ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता तो हम नहीं लेते, तब हमारे पास चेंज आ जाता। तो इस प्रकार से डेल्टा HF की वैल्यू जो है किसके बराबर आ जाएगी, HCl के बराबर आ जाएगी। हाँ जी बोलिए। ओके सर। हाँ जी बोलिए हिम्मत सिंह। ओके ठीक है, अब जैसे मान लो कि मुझे इस इक्वेशन का मुझे डेल्टा HR निकला है, तो हमने कहा कि भाई डेल्टा HR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा HP माइनस HR। HR। ठीक है, तो मैं आगे क्या लिख सकता हूं, H2C है तो 2 टाइम्स ऑफ C प्लस 1 टाइम्स ऑफ D माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, HA प्लस 3 टाइम्स ऑफ HB। यहाँ पे इसका मतलब है ये रिएक्टेंट के पार्ट है, इसकी एनर्जी दी होगी आपको, कार्बन जो भी C दी गई है उसकी एनर्जी दी होगी, तो HC की जगह पे वो एनर्जी लिखना है। जो HA है यहाँ पे इसका मतलब है कि जो एनर्जी A की दी होगी उसको लिखना है। इस प्रकार से आपका जो है रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। इसका मतलब है कि इनिशियल में मान लो कि 10 किलो जूल थी, फाइनल में 20 किलो जूल है, तो चेंज कितने का आएगा, 10 का। तो वही हमने यहाँ पे जो है चेंज निकाला, प्रोडक्ट माइनस जो है रिएक्टेंट करके। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो मैंने कहा कि क्वेश्चन करते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि भाई डेल्टा HR निकालिए। कोई निकाल के बताएगा इसका डेल्टा HR क्या हो जाएगा? मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं। 10 0
HP माइनस HR। यस सर। मैं CO2 H2O को डायरेक्ट लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं पहले इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, H इंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस इंथैल्पी ऑफ 2 टाइम्स इंथैल्पी ऑफ H2O माइनस क्या हो जाएगा हमारा CH4। तो कितना है इंथैल्पी ऑफ CH4 और O2 तो क्या होता है फ्री स्टेट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो HCO2 का कितना दिया हुआ -400, तो -400 प्लस 2 टाइम्स सर फ्री स्टेट में तो लिया सर उसको कहाँ पे सर। टू जो होते हैं O2 N2 आपको मैंने बताया था P5 P4 S8 ये सारे के सारे की फ्री स्टेट में या नेचुरली पाया जाता है, तो हम उसका इंथैल्पी 0 ले लेते हैं। ओके सर। ओके ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ H2O की कितनी वैल्यू दी हुई है 300, वो भी माइनस में, तो माइनस में लिख लिया। माइनस आपके पास CH4 की वैल्यू कितनी दी हुई है -80। ठीक है, अब यहां से हमने सॉल्व किया तो -400 -600 प्लस 80 और यहां से हमने सॉल्व किया तो -920 किलो कैलोरी जो है इसका आंसर आ गया। अगर मैं आपको कहूं कि किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फॉर्मेशन निकालना है, तो आप प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट के जो इंथैल्पी होगी माइनस रिएक्टेंट की कर दीजिएगा, वही आपका जो है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड इंथैल्पी ऑफ जो है फॉर्मेशन निकल जाएगा। सारे बातों को छोड़ के आप इसी बात को याद रखना कि उनकी वैल्यू दी हुई होगी, आप उनको प्रोडक्ट वाले में से माइनस कर देना रिएक्टेंट वाले में। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं, तो आप लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास ये इक्वेशन है NH4 NO3S और यहां से ये बन रहा है N2O प्लस 2H2O। देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है -400 किलो जूल, ठीक है, और N2O की वैल्यू कितनी दी हुई है +80, H2O की कितनी दी हुई है, अगर मैंने 300 लिया है तो 2 टाइम्स ऑफ -300, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -480 -60। क्या मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यही तो डेल्टा H हो जाएगा। यस सर। तो अब मैंने लिखा नहीं HP माइनस HR, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 और 80, तो कितना हो जाएगा 520 माइनस 400 प्लस 400, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 920। बोलिए क्लियर है? रिपीट करना। ओके मैं फिर से बना ही देता हूं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, हाँ जी बोलिए, डेल्टा H इक्वल टू HP माइनस HR। देखिए HP की जगह पे क्या क्या वैल्यू है आपकी 80 -600 माइनस, और आपके पास क्या है प्रोडक्ट में -400। ओके तो यहां से 520 प्लस 400 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से कितना गया -120 किलो कैलोरी। कैलोरी है कि जूल है? जूल है, तो यहाँ पे जो है जूल लिख देंगे। ओके अब इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया डेल्टा H की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -120 किलो कैलोरी जूल आ गई। लेकिन आपसे डेल्टा H तो निकल गया, लेकिन आपसे डेल्टा U भी पूछा है। आपको याद होगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। यस सर। डेल्टा H की वैल्यू कितनी है -120, डेल्टा U की वैल्यू निकालनी है। आपको याद हो डेल्टा NG हमने कहा था प्रोडक्ट सिर्फ किसका गैसियस स्टेट का, तो यहाँ पे ये क्या है गैसियस स्टेट में, तो इसका 1 मोल यानी कि जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई इनटू R।
आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे 8.314 जूल पर मोल केल्विन। कितना पॉइंट आ गया 8 किसकी वैल्यू थी ये? आर की वैल्यू। ओके सर। ठीक है, अब टी जो है यहाँ पे टेम्परेचर लेना है। टेम्परेचर जो है आपको रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं टेम्परेचर जो था वो कितना था 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इसलिए लिखा ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो सके। इनटू अगर मैं 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 300। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इक्वल Yes, डेल्टा यू, मैं इसको ना अप्रोक्स 8 ले रहा हूं तो कितना हो जाएगा 24। मैं अप्रोक्स वैल्यू ले रहा हूं ताकि कि जो हम लोग जल्दी से इसको कैलकुलेट कर सके। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हमारे पास 8 लिए हैं तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2400 प्लस 120 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 252 किलो। किलो में ही था ना? माइनस क्या बोले अपूर्वा? माइनस में नहीं आएगा ये उस साइड हाँ, से? इसका आंसर माइनस में आ जाएगा, सॉरी सिंबल जो है माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में कैसे आएगा? इसको आप इधर ले जाओगे ना 24 सर को, क्या बोले माइनस कैसे है? ओके यहाँ पे देखिए मैं कर के दिखाता हूँ, एक मिनट। किलो जू, यहाँ पे देखिए डेल्टा -120 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 2400 है। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा -120 -2400 डेल्टा यू आ जाएगा। इसी चीज को मैंने अगर सर उलट इसको, के हाँ जी अगर सर -120 को सर हम उधर लेके जाए सर लेफ्ट साइड, अच्छा, तो आपको कहने का मतलब है कि हम इस -120 को इधर लेके जाए यस तो सर। डेल्टा यू को तो फिर आपको इधर लाना पड़ेगा, यस सर। तो उसकी वैल्यू वैसे भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है हमारा कितना आ जाएगा -2520 किलो कैलोरी हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? बस सर। Yes, ओके चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बर्न करते हैं। जैसे मैंने क्या करा, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो यहाँ पे आपको क्या बना CO2। CO2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कंबशन कह देते हैं। वही कहता है जब आप किसी चीज को बर्न करते हैं तो उससे एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी। रिलीज। वही कहता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज combusted इन द एक्सेस ऑफ एयर। यहाँ पे एयर की जगह पे मैं O2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम कभी भी किसी चीज को जलाते हैं तो किसके प्रेजेंस में जलाते हैं O2 O2 के प्रेजेंस में। बिना ऑक्सीजन के आप दुनिया में कोई चीज नहीं जला सकते, इसीलिए ये O2 जो है जलाने में जो है बहुत ज्यादा मदद करता है। इसकी जो है बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज होती है, यहां तक कि आपकी बॉडी में भी बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन नहीं होता है। जो कंबशन होता है वहां भी आपको O2 की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। ओके ओके ठीक है सर, कंबशन हो गया यानी कि जो है किसी रिएक्शन का जो होगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, इसको हम लोग कह देते हैं डेल्टा HC कह देते हैं। वहां पे क्या कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में डेल्टा HF कहते हैं, और डेल्टा HC में का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका इंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगा। इसी तरह से सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है जब सॉलिड से सीधे गैस हो जाता है तो उस केस में आप लिख सकते हो डेल्टा HS लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वहां पे डेल्टा HF लिख दिया रहे, एक फ्यूजन वाला FU लिखा रहे, इसका मतलब है किसी सॉलिड को मेल्ट करके आपने लिक्विड किया तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं डेल्टा HF फ्यूजन कह देते हैं। वो अलग अलग तरीके से जो है आपको घुमा फिरा के चीजें कहेगा तो आपको चीजें जो है बेसिक वही समझना है। ओके हमने कराया तो यहाँ पे साथ में क्या निकला, हीट निकला। वही कहता है, और ये कितना मोल है, 1 मोल को जलाने में जो एनर्जी निकलती है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह देते हैं। ओके जब आप कोई भी कंबशन करा रहे हो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफ्यूल। आप चाहे तो CH4 ले लीजिए या C2
H कितना ले लेते हैं, 6 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इन सभी को जलाते हैं तो आपके पास जो क्या आएगा, डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन, क्योंकि हम सारी बातें जो है स्टैंडर्ड कंडीशन पे करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एफ नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ नॉट रिएक्टेंट। और डेल्टा एच एफ क्या है, इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था। ओके, अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है कि किसी चीज को जलाते हो तो कितनी हीट निकलती है। मान लीजिए मैं लकड़ी को जलाऊं, पेपर को जलाऊं, कोल को जलाऊं, तो किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी, कोल में, फिर कोल। लकड़ी में, फिर किसमें, पेपर में। क्यों ऐसा होता है, तो उसकी सबकी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ऐसे मान लीजिए कि 3 आदमी है, ठीक है, अब मान लेता हूं कि जो है साउथ के हीरो ले लेते हैं, ताकि कि जो है पंच मारे तो दरवाजा तोड़ के जो है दूसरे के घर में जो है घुसा दे, मतलब जो घुसे। हाँ, दया दया तो दरवाजा तोड़ता है ना, दया स्पेशलिस्ट है दरवाजे तोड़ने में। वो साउथ के हीरो क्या है कि वो मुक्का मारते हैं, 3 दरवाजे जो होते हैं वो तोड़ते हुए निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि जो पंच मारा, सबके पंच की वैल्यू अलग अलग है। अब एक बच्चा पंच मारेगा, एक बड़ा पंच मारेगा, तो दोनों के पंच में अंतर है कि नहीं। तो उसी तरीके से दोनों का जब अलग अलग कंपाउंड को जलाते हैं तो उनकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग होती है। इसका मतलब उससे हीट की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग निकलेगी। ऐसा नहीं है कि आप 1 केजी लकड़ी को जलाओगे तो उतना हीट निकलेगा जितना आप 1 केजी पेपर को जलाओगे। आप 1 केजी पेपर से खाना नहीं बना सकते, लेकिन 1 केजी कोयले से आप खाना बना सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। वही कहता है कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन फूड और फ्यूल एंड विच इज डिटरमाइन द कंप्लीट कंबशन ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नॉर्मल कंडीशन। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज को बर्न करने पे वो कितना एनर्जी देगा एट नॉर्मल कंडीशन पे। यानी कि आपका जो है रूम टेम्परेचर हो, प्रेशर 1 atm हो, रूम अब जो है टेम्परेचर 25 डिग्री हो, इस कंडीशन पे हम मेजर करेंगे तो अलग अलग कंपाउंड की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी। जैसे आपके लिए कुछ एक चार्ट है, यहाँ पे देखिए हमने क्या करा कि कोल को जलाया तो आपके पास कितनी एनर्जी आएगी, इतनी आएगी। किरोसिन को जलाया तो हम कितनी एनर्जी आएगी, इतनी आएगी। गैसोलीन को जलाएंगे तो आपके पास कितनी आएगी, मीथेन को जलाएंगे तो कितनी आएगी, और आपके घर घर जो गैस में भरा जाता है वो प्रोपेन जो है भरा जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। इसीलिए आपका खाना लकड़ी के कंपैरिजन में जो है थोड़ा स्लो बनेगा, लेकिन वैसे इसमें जो है फिर भी जो है आपकी जो होती है लकड़ी का कितना होता है 4780 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आपको बार बार जो है प्रॉपर तरीके से जो है लगाना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है, हाइड्रोजन की। इसीलिए रॉकेट सब में किस जो फ्यूल के यूज किया जाता है, हाइड्रोजन फ्यूल का यूज किया जाता है, ताकि कि आपका रॉकेट जो है ज्यादा दूर तक जा सके। अब आपकी जो इच्छा होगी उस रॉकेट को हम लोग कहां तक भेज सकते हैं। अब चांद से जो है आप लोग अगर चाहे तो कहीं और भी भेज सकते हैं। किसी की इच्छा हो सर हम चांद से ही क्यों, अभी तो साउथ लैंड पे जो है लैंड कराए थे, हमारी तो इच्छा है सर दूसरे चांद पे चले जाने की, तो आप जो है इसमें जो है हाइड्रोजन फ्यूल की जगह कोई नया फ्यूल ढूंढिए जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हो, 8000 10,000 हो, कितने में 1 केजी को बर्न करने में। तो वो अलग अलग कंपाउंड की अलग अलग वैल्यू होती है। ओके, फिर कुछ लिमिटेशन थी कि ये जो है ना फर्स्ट लॉ, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये नहीं बता रहा था कि भाई कहां से कहां रिएक्शन में, ये नहीं बता रहा था। सिर्फ हम प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करके हम लोग जो है क्या कर रहे थे, इंथैल्पी निकाल रहे थे। लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे थे कि अगर ये चीजें चेंज हो, क्योंकि हीट जो फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से कहां होता है, लोअर टेम्परेचर। ठीक है, जो हीट का जो फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है, हायर टेम्परेचर से कहां होता है, लोअर टेम्परेचर होता है। ये इन्होंने नहीं बताया कि भाई क्यों नहीं लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर होता है।
इन्होंने कह दिया कि डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। इन्होंने ये नहीं बताया क्यों नहीं जो है लो से जो है हाई हीट की ओर जाता है। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि कौन रिएक्शन खुद होगा। जैसे पानी खुद ही उड़ के चले जाता है, वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो होता नहीं है। जैसे कई सारे बच्चे हैं वो क्लास में आना नहीं चाहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस है, धक्का मारकर बुलाया जाता है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेज जो है इसको यूज किया गया। लेकिन एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एकदम बिल्कुल तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, सर मेरी क्लास 6 बजे है तो 10 मिनट पहले जुड़ जाते हैं, वो स्पॉन्टेनियस है नीट के प्रति। तो उसी तरीके से जैसे झरने का पानी गिरता है, ऑटोमेटिक गिरता है, कोई नहीं कहता कि चल तेरे को धक्का दे देता हूं तू गिर जा, ऐसा करते हैं क्या? तो झरना है तो गिरेगा, चाहे दुनिया में कितनी आंधी तूफान आ जाए वो होके रहेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस होता है जो होता नहीं है लेकिन उसको जबरदस्ती कराते हैं। जैसे क्या हम कह सकते हैं अभी फिलहाल के लिए कि नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो नेचर के द्वारा नहीं होता है, उसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस कह देते हैं। जैसे और भी है, मैंने बताया कि जो हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बट नॉट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, यानी कि ये नहीं बता पा रहा था कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कौन सा जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। तीसरा, नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। इसका मतलब है कि जो नेचुरल में जो फिनोमिना होगा वो जो है क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। झरने से पानी गिरेगा, वो वापस से वहां नहीं पहुंच पाएगा। अगर ऐसा कोई साइंस बना दे कि झरने के पानी को नेचुरली ऊपर पहुंचा दे, तो हमारे लिए तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। सोच सकते हैं, हम पानी को हवा के माध्यम से भेजेंगे, पाइप के माध्यम से नहीं भेजेंगे। कहेंगे पानी तू आज जो है यहां से निकल, बिलासपुर से चंबा में चले जा, हवा में जाए, जैसे एरोप्लेन में जो है आजकल जो है लोग जाते हैं वैसे उस तरह से वो जाएगा। खैर ऐसा होता नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने कहा कि जितनी भी एनर्जी सारी की सारी जो है 100% एफिशिएंट इंजन होता है, जबकि आज तक कोई 100% एफिशिएंट इंजन है ही नहीं। कंपनी वाले जो कहते हैं कि हमारी, अगर आप लोगों ने सुना होगा 1 लीटर फ्यूल में इतना 80% एफिशिएंट है, अरे 80% कहाँ गई? इस जनरली मैं बता रहा हूँ, आजकल की कंपनियां जो है थोड़ी नई नई आई है हाईटेक वाली, वो कहती है कि मेरी जो इंजन की इफिशियंसी है 90%। इसका मतलब है 10% कहाँ जा रही है? तो एक बच्चा बोलता है सर लाइट में जा रही है, उसका जो हेडलाइट होता है तो उसमें चली जाती है। नहीं, और भी बहुत सारी होती है। फ्रिक्शन में वेस्ट होती है, हीट में वेस्ट होती है, साउंड में वेस्ट होती है, या और भी बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिकल वर्क में जो है क्या होती है आपकी जो है वो होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट। हेस लॉ क्या कहते हैं, मैं आपको पहले समझाता हूं फिर ये आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ए से मैंने बी प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है, ओके, ए से क्या हो गया, बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पे देखिए, इन्होंने कहा कि इसका जो है ना डेल्टा H1 आया, कुछ भी आ गया, मैं मान लेता हूं डेल्टा H आया, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ए से ये पहले सी गया होगा, फिर सी से बी गया होगा, क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं कि सीधे सीधे वन स्टेप में हो, बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, मल्टीपल स्टेप में होते हैं। तो जिस कारण से क्या हो जाता है, ए से सी में गया, सी से बी में गया। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई डेल्टा H1 इसमें एनर्जी हुआ, और इसमें कितना हुआ, डेल्टा H2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा H इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। वैसे कहोगे सर कैसे आपने लिख दिया? मैंने कहा कि देखो ए से क्या हो रहा है, सी जा रहा है, सी से क्या जा रहा है, बी जा रहा है। मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए प्लस बी। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, तो इसकी भी इंथैल्पी को ऐड करेंगे तो क्या डेल्टा H के बराबर आ जाएगा। सर इसी को हैश लॉ कहते हैं।
कहता है कि जो स्टेप आपको देखने में लग रहा है कि वो एक ही स्टेप में हुआ है, एक्चुअल में वो एक स्टेप में नहीं, बहुत सारे स्टेप में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल एंथैल्पी होगा सबके सम को हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। वही कहता है हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, यानी कि जो सबके हीट को जो है आप सम कर दीजिए, स्टेट दैट रिगार्डलेस ऑफ द मल्टीपल स्टेज और स्टेप ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये बता रहा है कि कितने स्टेप में हो रहा है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इस प्रकार से कहते हैं द टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज सम ऑफ ऑल चेंजेस। सर इसमें और भी ले सकते हैं स्टेज? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, आपकी इच्छा होती कि यहाँ पे सर आप ए से पहले सी बनाओ, सी से फिर आप डी बनाओ, डी से फिर आप बी बनाओ, तो यहाँ हम क्या कर सकते थे कि इसको फिर से तीनों को ऐड करते, तो ये सी इससे कट जाता, ए से कट जाता, फाइनल हमारे पास क्या बन जाता है, ए से जो है डी प्रोडक्ट बन जाता है। ओके सर डी से डी? क्या बोले? सर डी से डी कैसे? ओके यहाँ पे कह रहे हो कि सर ये वाला कैसे किया ना, देखिए हमने क्या करा कि ए से मुझे बी बनाना है और मैंने कहा कि इसकी इंथैल्पी डेल्टा एच है। ओके अब ये बन कैसे रहा है, मैं एक्चुअल में अंदर में मैंने देखा ए से पहले कहां चले गया, ये सी में चले गया और इसकी जो इंथैल्पी है डेल्टा H1 मान लिया। फिर हुआ क्या होगा कि सी से जो है कहां चले गया होगा, डी में चले गया होगा। हमने माना कि भाई सी से डी जाने में इसको क्या लग रहा होगा, डेल्टा H2 लग रहा होगा। फिर मैंने कहा कि भाई डी से ये कहां जा रहा है, सी में जा रहा है, तो इसका मतलब है डेल्टा H3। अब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे बी होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए से बी में तीनों को ऐड किए, इसका मतलब है डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अब कोई कहेगा क्या सर हर बार ऐड ही होगा? नहीं, आपको रिक्वायरमेंट होगी कि जो है वो किस प्रकार से जो है क्या होगा कि जो है कि अगर आपको लग रहा है कि माइनस करना है तो हम माइनस भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार जो है मुझे इसी प्रकार से क्या होगा लिखना पड़ेगा। ठीक है सर जैसे ए से सी जा रहा है और सर सी से डी जा रहा है, तो सर डी से जब बी में आएगा सर माइनस आएगा इसमें? नहीं, यहाँ तो प्लस आएगा, लेकिन आपको मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा तो किस प्रकार से जो है प्लस आता है, यहाँ पे देखते हैं। ओके यहाँ पे हमें हीट ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है, इसका मतलब है डेल्टा H पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया CO2 बनेगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इस रिएक्शन का, आपके पास दो रिएक्शन दिए हुए हैं, मुझे इस रिएक्शन को बनाना है, ध्यान से सुनना, क्योंकि अब अगर आपने समझ लिया हैश लॉ कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान हो जाएगा। इन दोनों का इक्वेशन का यूज करके मुझे ये रिएक्शन बनाना है। कहोगे सर ये आपने कैसे लिखा? क्योंकि मुझे पता है कार्बन को जलाते हैं तो CO2 ही बनता है। ओके देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करना है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास इस टाइप का होना तो पहले देखिएगा कि जो कंपाउंड यहां है क्या वहां है, हाँ, इसका मतलब है कि इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में से हम वैसे लिखेंगे तभी तुम्हारा कार्बन आएगा। अब हम बात करते हैं O2 एंड CO2 के, हमें ये तो पता लग गया कि कार्बन, इसका मतलब है कार्बन यहाँ पे है और ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कहोगे कि सर CO से CO कैंसिल हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं, और ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। मैं ऐसा लिखूं TS और हाफ O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, CO गैस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेल्टा H इक्वल टू, मैं यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, सीधे बाद में हम लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने दूसरा लिख दिया CO गैस प्लस हाफ O2, और यहाँ पे आपका CO2 बन रहा है। मुझे इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मुझे क्या बनाना है, ये वाला बनाना है जो है C प्लस O2 इक्वल टू CO2। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। हाँ जी बोलिए वरुण। सर जैसे आपने सर CO2 लिखा तो सर हाँ। अगर इसकी जगह सर H होता तो सर H2O लिखते। अब वो आपको इक्वेशन इस प्रकार से दी होगी कि वो कट जाएगा, अब इसकी चिंता मत करना कि वो, हाँ वो आपको घुमा फिरा के देगा
लेकिन वो सीधे सीधे नहीं देगा, जैसे अभी हम लोग बेसिक चल रहे तो सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे क्या करा, इसको ऐड कर दे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी कार्बन तो हमारा बच गया, प्लस हाफ हाफ कितना हो जाएगा O2, और हमारे पास क्या बच गया CO2। क्या ये बच गया? हाँ, इसका मतलब है कि इसका फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किए होंगे तो -H, और यही आपका डेल्टा H हो जाएगा। तो CO2 कैसे लिखा आपने? ये सिर्फ CO2 ही तो बचा। सर और सर लिखा हाँ जी, सर ये CO से CO को कैसे काटा? अच्छा देखो, ये CO को आप इधर लेके जाओगे तो क्या माइनस होगा? ये इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। तो इसीलिए हमने जो है इसको क्या कर दिया, 0 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास Fe2O3, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि कैसे हम इसको डेल्टा H लाएंगे। हमारे पास इसका डेल्टा H1 दिया हुआ है 30 किलो, और इसका दिया हुआ है, हमें लाना है Fe2O3। इसका मतलब है फर्स्ट रिएक्शन एज इट इज ही लिखना होगा, क्योंकि इसमें चेंज नहीं करेंगे। ओके, सेकेंड में देखते हैं कि मुझे क्या लाना है, CO, लेकिन यहाँ पे 3CO है और यहाँ पे CO है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, देखिएगा ध्यान से, FeO प्लस CO इक्वल टू Fe प्लस CO2। ठीक है, अगर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए 2Fe से 2Fe कैंसिल हो जाएगा, और 2 CO2 से जो है कितना हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा। ओके, यहां तक तो ठीक है। अब हमारे पास Fe जो है वो आना चाहिए था किधर, इधर। देखिए ध्यान से, इसको किधर आना चाहिए? दोनों रिएक्शन को उसमें मिक्स कर दिया है। हाँ, इन्होंने आपको मैंने बताया कि कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं बनता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। वो पहले एक स्टेप में जाता है, फिर दूसरे स्टेप में जाता है। तो अब कह रहा है कि पहले रिएक्शन का जो एंथैल्पी इतना है, दूसरे रिएक्शन का इतना एंथैल्पी है, तो मुझे बताना है कि कितना जो है ओवरऑल चेंज हुआ होगा। अब किसी में लग रहा होगा एनर्जी, किसी में एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। ध्यान से सोचिए, यही तो हो रहा होगा कि अगर किसी रिएक्शन में बनने में खर्च हो रहा होगा तो दूसरे में क्या हो रहा होगा, रिलीज भी हो रहा होगा। ओके, अब हमने यहां पे क्या करा कि इसको ना 2 से तो मल्टीप्लाई किया, लेकिन साथ में -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, -2FeO। मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं ताकि कि आपको ज्यादा समझ में आए। हमारे पास क्या है, Fe2O3 सर रिपीट करना सर, नेटवर्क चला। जस्ट 1 मिनट, Fe2O3 प्लस हमारे पास क्या है 3CO इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2। हमने कहा कि इस वाले इक्वेशन को ना -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -2FeO माइनस 2CO माइनस 2Fe प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि हमने जो है माइनस से किया है तो माइनस सब जगह आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2CO2। बोलिए, क्लियर है? फिर कैसे आया सर? -2 से इसको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर जगह -2 आना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा कि नहीं? इस पूरे इक्वेशन को मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जैसे ही लाया तो देखिए आपके पास पहला तो Fe2O3 -2FeO हो जाएगा, यहाँ पे प्लस CO हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस, तो प्लस CO2 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Fe2O3 और प्लस CO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CO2 प्लस FeO। और इसी चीज को आपको कैसे लिखा हुआ मिला है,
Fe2O3 प्लस CO, इसका मतलब हो गया FeO प्लस CO2। क्या यही लाना था? देखिए Fe2 तो अब यहाँ पे इस प्रकार से आ भी गया। हाँ जी सर 3CO और -2CO को सर अगर माइनस करेंगे तो सर 1 नहीं आएगा सर, 2FeO कैसे का सर? ये वाला बचा है ना, इसके लिए तो ये लिखा है ना। सर ये 3CO और सर -2CO को सर माइनस करेंगे। हाँ 3CO और 2CO में अगर जब प्लस और माइनस है तो कितना आ जाएगा? ओवरऑल प्लस CO आ जाएगा। यस सर। ये जो 2FeO तो यानी किस प्रकार से, इसका मतलब है कि हमने क्या करा, इक्वेशन 1 में दूसरे वाले को -2 टाइम्स से जो है क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी है? -30, और दूसरे की वैल्यू कितनी है? माइनस, यहाँ पे जो है हमारा कितना हो जाएगा, -20 इंटू 2। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 30 माइनस, और यहाँ पे 40 माइनस 40 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो इस रिएक्शन का हीट होगा वो कितना हो जाएगा? 10 किलो जूल हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर। इसी टाइप से आपके सामने ना 2-3 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, कि इसमें देखना कि कैसे हमें जो है ये वाला इक्वेशन को लाना है, किसको सब्ट्रैक्ट करके, किसको मल्टीप्लाई करके, इस प्रकार से जो है इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लेना। हाँ जी।